आज ध्यान देंगे सभी लोग, ये वैद्युत विभव वाले लेसन में एक हेडिंग है जो अभी हम शुरू कर रहे हैं, वह है समविभव पृष्ठ। जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ की परिभाषा दो तरह की हम देंगे। समविभव पृष्ठ, ये समविभव जो पृष्ठ होता है, जैसा कि ध्यान देंगे वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। परिभाषा है, ध्यान देंगे। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, जैसे मान लेते हैं प्लस क्यू कूलम का चार्ज है और इससे हम बराबर दूरी पर यदि बिंदु लेते हैं, समान दूरी पर बिंदु लेंगे, तो चूंकि देख रहे हैं कि आवेश बिंदु आवेश है, इसके कारण सभी बिंदुओं पर विभव क्या होगा, तो विभव होगा एक समान। तो ऐसे पृष्ठ को कहा जाएगा, ये समविभव पृष्ठ कहलाएगा। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव एक समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। और इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो समविभव पृष्ठ है, यहाँ से समविभव पृष्ठ तो दूरी तो सेम लेंगे, सभी बिंदुओं के लिए आवेश भी समान होगा। जैसे मान लेते हैं बिंदु ए है, फिर बिंदु बी मानते हैं, बिंदु सी, और ये बिंदु डी है और ये दूरी ये मान लेते हैं, चाहे चाहे जो कुछ भी माने। अब बताओ, ये प्लस जो क्यू कूलम का चार्ज है, वहां से दूरी बिंदु ए की है ये, तो यहाँ का विभव वी ए, यहाँ का विभव मान लेंगे वी बी, यहाँ के विभव को वी सी और यहाँ का जो विभव होगा वी डी। तो कहने का मतलब एक बिंदु आवेश से समान दूरी पर जब विभव देखेंगे तो सभी विभव समान होगा। तो समान दूरी पर स्थित जो बिंदुओं का समूह होता है, जो बिंदुपथ होता है, वो कहलाता है एक वृत्त। जानते हैं एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो समूह होता है वो वृत्त कहलाता है, वृत्त की परिभाषा है। तो इस जो वैद्युत क्षेत्र में एक वृत्त, ये त्रिज्या का एक यदि हम गोला ले लेते हैं तो उसके पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ का जो विभव है समान और यहाँ का भी विभव क्या होगा, समान। परिभाषा के अनुसार वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। एक परिभाषा और, यदि मान लेते हैं एक सूक्ष्म आवेश है प्लस क्यू, ये 0 कूलम का, ये मान लेते हैं एक परीक्षण आवेश है। दूसरी परिभाषा ध्यान देंगे, परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश को यदि बिंदु ए से बी तक ले जाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। बताया गया था परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो वैद्युत विभवांतर ए से हम बी को ले जा रहे हैं, तो वी ए माइनस वी बी, ये दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हुआ और W/0 के बराबर होगा। लेकिन समविभव पृष्ठ है, तो समविभव पृष्ठ के लिए समविभव पृष्ठ के लिए होता है, अभी बताया कि विभव समान होगा। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। वी ए बराबर वी बी। तो ये W/0 इक्वल्स टू 0, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये दूसरी परिभाषा ध्यान देंगे, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य न करना पड़े, तो वह पृष्ठ भी कहलाएगा समविभव पृष्ठ। यदि बात आती है, क्वेश्चन पूछेगा कि एक परीक्षण आवेश को ए से बी तक, मतलब समविभव पृष्ठ पर, परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है, तो बता देना कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर विभव समान होता है, विभवांतर शून्य होगा, तो कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य होगा। तो दो परिभाषा बताया गया, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान, समविभव पृष्ठ, और वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर परीक्षण आवेश को ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य न करना पड़े, वह पृष्ठ भी कहलाता है समविभव पृष्ठ।
इसके बाद देखेंगे, थोड़ा विशेष ध्यान देंगे, बात आएगी ऊर्जा की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। कक्षा 11 में पढ़े होंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का नाम पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े होंगे। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में तुम लोगों को बताया गया होगा कि पिंडों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया गया कार्य में ही कहलाता है उस निकाय की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। जैसे ध्यान देंगे, ये कोई हम मान लेते हैं पिंड है, ये पिंड है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में जितनी वस्तुएं स्थित हैं उनकी स्थितिज ऊर्जा निगेटिव होती है। यदि ये जो वस्तु है इसकी ऊर्जा 0 कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए, तो यह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में नहीं रहेगी, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर अंतरिक्ष में चली जाएगी। तो पृथ्वी से बंधे रहने के लिए सभी वस्तुओं की एनर्जी क्या होनी चाहिए? निगेटिव होनी चाहिए। यदि जितना निगेटिव एनर्जी है -gm/r इसका एनर्जी होता है, उतना ही यदि प्लस में एनर्जी इसको दे दिया जाए तो ये जो पिंड है यम द्रव्यमान का, इसका टोटल एनर्जी तो 0 हो जाएगा। 0 हुआ, ये पिंड चला जाएगा अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में जाकर कभी पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब पलायन कर जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ही कहलाती है, जानते हैं, पलायन ऊर्जा कहलाती है, एस्केप एनर्जी कहलाती है। और एस्केप एनर्जी मतलब वेग भी देंगे, जैसे जान रहे हैं इसको कितना वेग दे दिया जाए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का वेग यदि सेम द्रव्यमान के पिंड को हम दे दें तो यह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा और पुनः कभी पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आएगा। तो उस प्रकार का वेग कहलाता है पलायन वेग, इसके वेलोसिटी कहलाता है। और पृथ्वी तल पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। यदि हम चंद्रमा पर चले जाएं तो चंद्रमा पर एस्केप जो वेलोसिटी होता है, पलायन वेग बहुत कम होता है, जिसके कारण वहां हल्की से हल्की गैस भी चंद्रमा के वायुमंडल में नहीं पाई जाती, क्योंकि वहां की जो एनर्जी है, एस्केप एनर्जी चाहे इसकी वेलोसिटी वो बहुत कम है। तो हल्की गैस हाइड्रोजन यदि छोड़ेंगे वहां ले जाकर तो उसका भी पलायन ऊर्जा ज्यादा है, तो पलायन वेग उसके लिए ज्यादा है और वहां का वेग कम होता है, इसलिए वो पलायन कर जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा पढ़े हैं, सूत्र भी जानते हैं कक्षा 11 में। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में ध्यान देंगे, आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है और इसे U से प्रदर्शित किया जाता है। इसके लिए देखो हम मान लेते हैं कि यहाँ एक O बिंदु है जहां पर एक हम आवेश रखे हैं Q1 कूलम का, और इससे कुछ दूरी पर, मतलब स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु हम A ले रहे हैं जहां पर एक आवेश है, दूसरा आवेश है Q2। ये आवेश अनंत से लाकर निकाय की रचना की गई है, तो ये आवेश Q2 कूलम का ये लाया जा रहा है अनंत से। तो परिभाषा अभी हम कहे हैं कि आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किए गए कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखो, कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा, कार्य का मतलब ऊर्जा से होता है। आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसके लिए फार्मूले की आवश्यकता है, ध्यान देना। तो देखो, Q1 के कारण बिंदु A पर तो वैद्युत विभव होगा, Q1 बिंदु आवेश के कारण, Q1 बिंदु आवेश के कारण, Q1 बिंदु आवेश, Q1 बिंदु आवेश के कारण, Q1 बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव
V इक्वल टू 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू Q1/R तुम लोगों को बताया गया था। बिंदु आवेश के कारण ये बताया गया था Q1 बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब ध्यान देंगे अनंत से Q2 आवेश को लाने में जो कार्य होगा, तो ध्यान देना Q2 आवेश को अनंत से, Q2 आवेश को अनंत से, Q2 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य होगा W, और W बराबर होगा V Q2। ध्यान देंगे ये विभव की परिभाषा से है, बताया गया है कि विभव जो होता है कार्य और आवेश का अनुपात होता है, और V का मान यहाँ से तो रख लेंगे, कार्य W इक्वल टू V का मान है 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के और इंटू Q1 Q2 अपान ए हुआ R। यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U है। अतः U बराबर हुआ 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू Q1 Q2 अपान R जूल। ध्यान देना परिभाषा के अनुसार बताया गया तुम लोगों को कि आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किए गए कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U से दिखाया जाता है, और U इक्वल टू 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू Q1 Q2 अपान R। इसके बाद देखेंगे, देखो ये एनर्जी भी ये है, स्केलर है, अदिश राशि है भी, तो आवेशों के समूह के कारण भी एनर्जी देख सकते हैं। आवेशों के समूह के कारण जब एनर्जी देखेंगे तो ये Q1 Q2 Q3 Q4 Q इस तरह से डैश डैश Qn तक जाएंगे, तो उसमें देखना होगा जैसे Q1 Q2 फिर Q2 Q3 प्लस करके हम जोड़ते चले जाएंगे, और ये कॉमन होगा, कॉमन ले लेंगे। आवेशों के समूह के कारण भी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किए गए कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद अब देखेंगे, इसके बाद जो अगली हेडिंग है, इस लेसन की अगली हेडिंग क्या है, ध्यान देना। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बाद ध्यान देना विभव प्रवणता, ध्यान देंगे जो अगली हेडिंग है विभव प्रवणता। देखो यहाँ तो हम विभव प्रवणता बता रहे हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बताएंगे। इससे पहले तुम लोगों को कक्षा 11 में बताया गया होगा वेग प्रवणता का नाम सुने होंगे। वेग प्रवणता एक लेसन था, उस लेसन में तुम लोगों को बताया गया होगा, हाँ, वेग प्रवणता और ताप प्रवणता भी बताया गया होगा। तो वहां बताया गया होगा दूरी के साथ वेग परिवर्तन, जो फ्लो ऑफ लिक्विड में बताया गया होगा, द्रवों के प्रवाह में वेग प्रवणता आया था। दूरी के साथ वेग परिवर्तन की जो ऋणात्मक दर होती है वो वेग प्रवणता होता है। ताप जो परिवर्तन होता है दूरी के साथ वो ताप प्रवणता बताया गया था। लेकिन यहाँ विभव प्रवणता क्या है, ध्यान देंगे। जैसे इसमें देखो, मान लेते हैं एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु यहाँ लेते हैं बी, तो जैसे जैसे ध्यान देंगे यहाँ का विभव V मानेंगे तो यहाँ का विभव V माइनस डेल्टा V लेंगे, क्योंकि देखो जब दूरी बढ़ाएंगे तो विभव का मान क्या होगा, घटता जाएगा। जैसा कि अभी हम बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव देखे हैं, तो दूरी की व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे विभव क्या होगा, घटता जाएगा। तो दोनों के विभव में अंतर है डेल्टा V का। तो विभव प्रवणता, दूरी तो यहाँ R मान लिया है, चाहे कुछ भी मान सकते हैं, ये डेल्टा X भी A और B के बीच की दूरी को मान सकते हैं। तो विभव प्रवणता बराबर ध्यान देना
विभव प्रवणता बराबर होगा विभव परिवर्तन अब बटा क्या होगा दूरी। तो देखो विभव परिवर्तन कितना होगा, तो ध्यान देना बी, ये जो देख रहे हैं विभव परिवर्तन, तो जो विभव ए का ज्यादा है बी का विभव कम है, तो ज्यादा में से कम को घटा देंगे, तो यह आ जाएगा डेल्टा वी अपान दूरी होगा डेल्टा एक्स। तो विभव परिवर्तन का मतलब ध्यान देंगे डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। अब इसके मात्रक और बीमा की बात आएगी तो ध्यान दो मात्रक, इसका मात्रक होगा विभव या विभव परिवर्तन का मात्रक होगा वोल्ट, और दूरी का तो जानते हैं वोल्ट प्रति मीटर होगा, मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। और इसकी बीमा की बात आएगी तो ध्यान दो बीमा इसका क्या होगा, बीमा जानते हैं वोल्ट होता है W अपान Q होता है, तो W का तो तुम लोगों को बताया गया था, W के लिए W अपान Q होता है, तो ये तो mL2T-2 होगा और Q का AT हो जाता है, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो वोल्ट जो है W अपान Q ही तो वोल्ट है, मतलब mL2T-2 और T-3 होगा A-1, ये हो गया वोल्ट अपान मीटर का होगा L, तो L भी ऊपर जाएगा तो एक घात कम हो जाएगा, ये हुआ mL-T-3 A-1। तो बीमा देख लिए, विभव प्रवणता का मात्रक परिभाषा भी देख लिए। इसके बाद अब देखना है वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध। इंपॉर्टेंट हेडिंग वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध ध्यान देंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा विभव प्रवणता में संबंध, विभव प्रवणता में संबंध। तो देखो इसके लिए हम मान लेंगे, माना कि एक बिंदु ये है जहां का विभव V और बिंदु B के विभव को V माइनस डेल्टा V मान लिए हैं। तो इसमें देखेंगे एक परीक्षण आवेश होगा, अति सूक्ष्म परीक्षण आवेश Q0, चाहे नॉट Q0। अब चूंकि विभव तो जानते हैं, यहाँ एक आवेश हम रखे हैं Q कूलाम का बिंदु A पर, बिंदु A पर एक चार्ज रखा गया है, बिंदु आवेश है Q, तो Q और Q0 के बीच जो बल लगेगा ध्यान देंगे, इसके कारण जो बल होगा ये तो जानते हैं दोनों धन आवेश है, तो वैद्युत बल होगा, वैद्युत बल होगा F, इसको हम मानेंगे, और इसको हम मान लेते हैं वो, यहाँ बिंदु मान लेते हैं A, और ये बिंदु B, A और B के बीच की दूरी को हम डेल्टा x मानते हैं, और यहाँ जो विभव होगा A का विभव Q के कारण ये पर विभव मान लेंगे V। तो ध्यान दो परीक्षण, अति सूक्ष्म परीक्षण आवेश, अति सूक्ष्म परीक्षण आवेश, अति सूक्ष्म परीक्षण आवेश नॉट Q पर लगने वाला वैद्युत बल, पर लगने वाला वैद्युत बल, पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा, लगने वाला वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स, लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल टू होगा 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन K और इंटू Q नॉट Q अपान, तो दूरी ध्यान देंगे, तो दूरी भी इसमें मानना पड़ेगा, दूरी मान लिया जाए कुछ। अब इसमें देख रहे हैं कि यहाँ तो Q है और यहाँ जो आवेश रखा गया है इसको Q नॉट माना गया है, कितना बल लगेगा, तो दूरी यहाँ R मान लेते हैं, चाहे x मानेंगे या जो कुछ मानना है मान सकते हैं। तो ये बताओ अति सूक्ष्म परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल होगा F इक्वल टू 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन K इंटू
ये Q0/r² होगा। तो इस तरह से देखते हैं कि इस बल के विरुद्ध जब कार्य करेंगे तो बल गुणे विस्थापन होगा। कार्य तो होगा बल गुणे विस्थापन, और वैद्युत विभव की परिभाषा से भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमें विभव की परिभाषा से ही कार्य निकालना है। कार्य जानते हैं, अति सूक्ष्म परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल तो निकालेंगे, लेकिन कार्य का पता करना है, कार्य और परीक्षण आवेश देखना है, और उसके बाद तब हम वैद्युत क्षेत्र भी दिखाएंगे। जानते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? बल जो होता है और आवेश का जो अनुपात होता है वो वैद्युत क्षेत्र होता है। एक चीज और हम तुम लोगों को बताए थे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र भी बताए थे, बिंदु आवेश के कारण बल भी, वैद्युत क्षेत्र भी बताए थे, वैद्युत विभव भी बताए थे। कुल मिलाकर हमें सिद्ध करना है, E दिखाना है -ΔV/ΔX से सिद्ध करना है। मतलब विभव प्रवणता की जो ऋणात्मक दर होती है वो वैद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। या ΔV E तो E के जगह पर तो हम F/0Q लिखेंगे तो E हो जाएगा। बात आती है इसकी ΔV की, तो ΔV विभवांतर भी देखना है, कैसे आएगा, क्या इस तरह से आ जाएगा कि नहीं आएगा, ये देखना है। तो विभवांतर की यदि परिभाषा हम लेते हैं तो आसान तरीका होगा। विभवांतर की परिभाषा से बता सकते हैं कि परीक्षण आवेश को हम ला रहे हैं, परीक्षण आवेश को ये जो देख रहे हैं कि ये बिंदु B पर परीक्षण आवेश है Q0, B से यदि ये तक लाएंगे तो विभव में जो अंतर होगा उसी के बराबर कार्य करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कूलाम के नियम से थोड़ा जटिल होगा, आएगा नहीं ये आंसर, ध्यान दो। तो कार्य जो होगा सीधे हम लिख लेंगे, परीक्षण आवेश को अति सूक्ष्म मतलब ΔX विस्थापित करने में कार्य, परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत बल के विरुद्ध, वैद्युत बल के विरुद्ध B से A तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो विस्थापित करने में सीधे किया गया कार्य निकाल रहा है। ध्यान देना, परीक्षण आवेश Q को वैद्युत बल के विरुद्ध B से A तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो करने में जो किया गया कार्य होगा, करने में किया गया कार्य होगा W, और W बराबर होता है, W बराबर बल गुणे क्या होता है, विस्थापन होता है। तो बल यहाँ F और इनटू विस्थापन ध्यान देंगे, या विभव की परिभाषा से जब कार्य निकालेंगे तो विभव की परिभाषा में भी तुम लोगों को हम कार्य बताए थे। जैसे V जो विभवांतर है W/ तुम लोगों को ये Q बताया गया था। तो यहाँ विभवांतर है तो W बराबर V इंटू Q होगा। तो V इंटू Q का मतलब ध्यान दो, यहाँ V माइनस ΔV माइनस V और इंटू ये Q0, या W इक्वल्स टू ये V से V तो कैंसिल होगा, -ΔV इंटू Q0 चाहे Q, या W/ ये Q इक्वल्स टू -ΔV लिखा जाए। एक चीज और देखेंगे, चूंकि ये कार्य होता है बल गुणे विस्थापन होता है, तो चूंकि कार्य W बराबर होता है F इंटू ΔX होता है, तो ये W की जगह पर F इंटू ΔX तो हम लिख सकते हैं। इस W की जगह पर F इंटू ΔX/0 Q इक्वल टू -ΔV। अब ये ΔX को इधर लाएंगे तो F/ होगा Q इक्वल टू -ΔV/ ये ΔX। अब ये बल बटे आवेश बताया गया था पहले लेसन में तुम लोगों को कि परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चूंकि E बराबर होता है F/0Q, इसलिए इसकी जगह पर हम E इक्वल टू लिखेंगे -ΔV/ΔX। ये जो देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, वैद्युत
जो क्षेत्र की तीव्रता होती है विभव प्रवणता की क्या है, ऋणात्मक दर है। अब यहाँ देखो ये ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है, ऋण चिन्ह का मतलब ध्यान देंगे, माइनस चिन्ह यह बताता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव क्या होगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव का मान घटता जाएगा। कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। चलो इसके बाद देखो, इसके बाद हेडिंग है, अगली हेडिंग इस लेसन की इसके बाद ध्यान देना, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य ध्यान देंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, को घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य हम दो तरह से सिद्ध कर सकते हैं। एक तो इंटीग्रल द्वारा हम सिद्ध करेंगे और एक ज्यामिति द्वारा, ज्यामिति पढ़े होंगे ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री द्वारा भी हम सिद्ध कर सकते हैं और इंटीग्रल द्वारा, मैथ में है दोनों चीज। तो हम पहले तो इंटीग्रल द्वारा सिद्ध कर रहे हैं, यदि पूछेंगे तो हम बिना इंटीग्रल द्वारा भी सिद्ध करेंगे, ज्योमेट्री द्वारा सिद्ध करेंगे। देखो बताया गया था तुम लोगों को कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, बताया गया था दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से बना निकाय कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। उस वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र ई की दिशा से अति सूक्ष्म कोण घुमाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा और कार्य भी होगा, उस पर बलयुग्म का आघूर्ण भी होगा। तो वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र ई में वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण, पर बल युग्म का आघूर्ण पिछले लेसन में हम सिद्ध किए थे, बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर। एक समान वैद्युत क्षेत्र में तुम लोगों को हम बताए थे कि वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू बताया गया था पी ई साइन थीटा, तुम लोगों को हम सिद्ध किए थे, करके बताए थे। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में है थीटा कोण घुमा दिया जाए तो किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 0 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कुल कार्य, कोण घुमाने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य होगा, किया गया कुल कार्य होगा W, और W बराबर इंटीग्रल ध्यान देंगे, इंटीग्रल की लोअर लिमिट थीटा 0 टू अपर लिमिट थीटा, और ये टाउ इंटू डी थीटा लिखेंगे, ध्यान देंगे। कार्य बराबर तुम लोगों को बल गुणे विस्थापन बताया गया होगा, लेकिन घुमा रहे हैं तो बल युग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, कार्य बराबर होगा बल युग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। इंटीग्रल की लोअर लिमिट थीटा 0, अपर लिमिट हम थीटा माने हैं। अब देखो कार्य W इक्वल टू इंटीग्रल थीटा 0 टू थीटा टाउ के जगह पर P ई साइन थीटा और यहाँ डी थीटा लिखा जा सकता है।
और इसमें देखो कि पीई तो कांस्टेंट है, उसको सीधे हम इंटीग्रल के बाहर लिखेंगे। डब्ल्यू इक्वल टू हुआ पीई इंटीग्रल थीटा 0 टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो देखो इस साइन थीटा डी थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होगा? इंटीग्रल होगा माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रल पढ़े होंगे। W इक्वल टू हुआ पी ई ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रल की लोअर लिमिट थीटा 0 टू अपर लिमिट थीटा 0 टू अपर लिमिट है थीटा। देखो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाया जाता है, तो कार्य W इक्वल टू हुआ पी और ब्रैकेट में ध्यान देंगे अपर तो थीटा है और लोअर है थीटा 0, तो माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0। तो देखो ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो कार्य W इक्वल टू हुआ पीई ब्रैकेट में कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। अब इसके बाद देखो थीटा यदि 0 कर दिया जाए, ये ध्यान दो थीटा 0 इक्वल टू 0 का मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से यदि प्रारंभ में क्षेत्र की दिशा में रख दें वैद्युत द्विध्रुव को, तो प्रारंभ में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा, और उसके बाद थीटा कोण क्या करेंगे? घुमाएंगे। तो जो थीटा 0 बराबर 0 से थीटा बराबर थीटा कोण घुमाने में, कोण घुमाने में कार्य क्या होगा? कोण घुमाने में किया गया कार्य, तो ये किया गया कार्य W इक्वल टू किया गया कार्य W इक्वल टू होगा P इन ब्रैकेट cos 0 डिग्री और माइनस cos थीटा। तो देखो ये cos 0 का मान तो 1 होता है, तो कार्य W इक्वल टू हुआ PE 1 माइनस PE ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। इसमें विशेष स्थिति 2 आएगी, ध्यान दो। यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, नंबर 1 ध्यान देंगे, यदि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री तब कार्य W इक्वल टू हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये cos 0 तो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0। कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए तो कार्य नहीं करना पड़ेगा, कार्य शून्य होगा। यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तब क्या होगा? ये दूसरा नंबर है, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से लंबवत कर दिया जाए वैद्युत द्विध्रुव को, तब कार्य क्या होगा? तब कार्य W इक्वल टू होगा, तब कार्य W इक्वल टू ये PE हो जाएगा सीधे PE। इसलिए PE होगा क्योंकि cos 90 0 होगा, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, कार्य W बराबर PE होगा। अब इसमें देखेंगे कि यदि 180 अंश घुमा दिया जाए तब कार्य क्या होगा? तो इस तरह से थीटा की जगह पर 180 डिग्री करोगे, cos 180 अंश का मान -1 आता है, और माइनस पहले से है तो +1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2P होगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि भिन्न भिन्न कोणों पर घुमाएंगे तो कार्य का मान अलग अलग आएगा। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ये रहा इंटीग्रल द्वारा। बिना इंटीग्रल द्वारा ज्यामिति की सहायता से भी ये सिद्ध हो सकता है, और ये हो सकता है तुम लोगों के टेक्स्ट बुक में न दिया हो, इस तरह से दिया होगा। अब इसके बाद क्या ज्योमेट्री द्वारा देखना चाहेंगे कि नहीं आप चाहेंगे तो बताइए। ज्योमेट्री द्वारा सिद्ध करने की या इसके बाद अगली हेडिंग देखा जाए? चलो ध्यान दो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य हो गया। इसके बाद देखो लेसन की हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी और दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच पारस्परिक बल होगा। उसके बाद ये लेसन समापन कर हो जाएगा।
इस सूत्र का निगमन चाहेंगे ज्योमेट्री द्वारा भी पूछेंगे तो हम बताएंगे। देखो अब इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या है। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो ध्यान देना, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा सूत्र का निगमन करना है। बताया गया था तुम लोगों को कि दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से बना निकाय कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल ये कहलाता है। तो मान लेते हैं कि ये मध्य बिंदु है वैद्युत द्विध्रुव का, और ये लंबाई जो देख रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है 2l, अति सूक्ष्म लंबाई 2l। मध्य बिंदु से ये होगा l दूरी पर, तो मध्य बिंदु से इधर भी -q आवेश भी l दूरी पर होगा। अब आवेशों को जानते हैं कि अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किए गए कार्य को कहा जाता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया गया कार्य कहलाता है स्थितिज ऊर्जा। एक चीज और, यदि हम विभव की परिभाषा से कार्य देखेंगे तो देखो धनावेश को जब अनंत से लाएंगे तो कार्य पॉजिटिव होगा, ऋण आवेश को लाएंगे तो कार्य निगेटिव होगा। यदि इन दोनों आवेशों को एक बिंदु पर ला दें तो कार्य 0 हो जाएगा, निट कार्य 0 होगा। तो निट कार्य 0 होगा तो ऊर्जा भी क्या होगी, शून्य हो जाएगी। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल की एनर्जी शून्य नहीं होती। कैसे शून्य नहीं होती, क्योंकि इस प्लस q आवेश से 2l दूरी -q आवेश को अतिरिक्त तय करना पड़ता है, तो उसके कारण कार्य 0 नहीं होगा। ये बिंदु ये है, इसको तो माना गया, इसको हम भी मान लेते हैं। अब कार्य की परिभाषा में ध्यान देंगे, विभव की परिभाषा से बताया जाता है -q आवेश द्वारा तय की गई, मतलब चली गई अतिरिक्त दूरी। कार्य बराबर तो बल गुणे विस्थापन होता है। ध्यान दो, वैद्युत आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया गया जो कार्य होता है, कार्य का मतलब बल गुणे विस्थापन ही होता है। -q आवेश द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी और उस पर लगने वाला बल, तो लगने वाला बल कार्य बल गुणे विस्थापन ही कार्य होता है। ध्यान दो, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में ध्यान देंगे, -q आवेश मतलब वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होगी जो कि -q आवेश द्वारा अतिरिक्त दूरी तय करने में करना पड़ता है। -q आवेश द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी, चली गई अतिरिक्त दूरी 2l, चली गई अतिरिक्त दूरी 2l में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य तो होगा W, और W बराबर F इंटू क्या होगा, तो 2l, यही ना होगा। F इंटू 2, कार्य बराबर बल गुणे क्या होता है, विस्थापन होता है। और चूंकि देखो, चूंकि F बराबर होता है -q इंटू ई, ध्यान देंगे F इक्वल टू होता है -q इंटू ई। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ये बल हम निकाल रहे हैं। F बराबर q इंटू क्या हुआ, ई, क्योंकि माइनस है तो इसलिए -q इंटू ई कर दिया है। कार्य W बराबर -q इंटू ई और इंटू ये 2l हुआ। कार्य W इक्वल टू हुआ -e और इंटू q इंटू 2l तो लिख सकते हैं, और q इंटू 2l को क्या कहा जाता है, P, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो चूंकि q इंटू 2l बराबर P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल है वैद्युत द्विध्रुव का, ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो कार्य W इक्वल टू हुआ, कार्य W बराबर हुआ -PE। यह जो कार्य देख रहे हैं थीटा एंगल पर नहीं है, सीधे थीटा इक्वल टू 0 पर है। यह जो कार्य है, यह कार्य वैद्युत द्विध्रुव की साम्य स्थिति,
वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव की साम्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा U0 है, अतः U0 इक्वल टू होगा, अतः U0 इक्वल टू -Pe। अब वैद्युत क्षेत्र में तो यह वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश ही है यह। यदि वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो इसके अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। तो वैद्युत द्विध्रुव, यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा से द्विध्रुव को थीटा कोण पर, द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा जाए तब U थीटा इक्वल टू होगा, ध्यान देंगे U थीटा बराबर U0 और प्लस जो कार्य करेंगे W, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो U थीटा इक्वल्स टू U0 का मान तो यहाँ से लिख लेंगे, ये -Pe हुआ और प्लस अभी कार्य W का हम पता किए हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य का पता भी चला है और वह बताया गया है Pe ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। तो इसमें देखो U थीटा मतलब थीटा डिग्री पर एनर्जी क्या होगी वैद्युत द्विध्रुव की, तो -Pe और प्लस 1 का इसमें गुणा करेंगे तो +Pe और माइनस cos थीटा तो -Pe cos थीटा। तो ये +Pe से -Pe तो कैंसिल होगा और U थीटा इक्वल टू -Pe हुआ cos थीटा। इसमें भी ध्यान देंगे थीटा इक्वल टू 0, तब एनर्जी U0 इक्वल टू होगी -Pe। और यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर दिया जाए तो cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री 0, तो U 90 डिग्री भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यदि इसको ऐसे रख देना, इस तरह से लंबवत कर दें वैद्युत क्षेत्र से, तो जितनी दूरी पर +Q आवेश आएगा उतना ही दूरी पर -Q भी आवेश आ जाएगा। नेट कार्य 0 होगा, जैसे नेट कार्य 0 तो एनर्जी भी 0 हो जाएगी। इस तरह से रहा वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का ये व्यंजक। टाइम कितना हुआ है इसमें? इसको बंद कर दो, अब एक हेडिंग कल बिठाएंगे और लेसन कल समाप्त हो जाएगा। सवाल भी पूछना होगा।